बेटा, मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं। माँ, यह क्या, जब मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है आप जाकर भाई के पास अमेरिका बैठ गई। आपको तो पता था ना कि कुछ दिनों में हमारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है, और मेरी फुल टाइम मेड भी 2 महीने के लिए बोलकर अपने गांव चली गई है। इतनी जल्दी कोई दूसरी नौकरानी कैसे मिलेगी? शिखा ने परेशान होते हुए अपनी माँ से कहा। परेशान क्यों हो रही है? नई नौकरानी ढूंढने की जरूरत नहीं है तुझे। तेरी सासू माँ है ना, वह किस दिन काम आएगी। भली चंगी तो है अभी, और तू तो उन्हें दादी बनाने जा रही है। इतना तो कर ही सकती है ना। तुम्हारे लिए जब तक जरूरत हो तब तक काम करवाना, फिर उन्हें चलता कर देना। अपने घर अपनी माँ की इन बातों को सुनकर शिखा खुश होते हुए बोली कि यह तो बहुत अच्छा तरीका है। शाम को जब उसका पति सुमित घर आया तो बेचारी सी शकल बना उसे चाय देने लगी। क्या हुआ, उदास क्यों हो? कुछ नहीं, मैं सोच रही थी कि आपके माँ बाबूजी को कुछ समय के लिए यहाँ बुला लेते हैं, लेकिन पिछली बार जो हुआ था उसकी वजह से कहीं सासू माँ नाराज तो नहीं? अरे नहीं, मैं अपने माँ बाबूजी को अच्छे से जानता हूँ, हमारे बुलाते ही दौड़े चले आएंगे। सुमित का फोन आया था। बिमला जी ने खुश होते हुए अपने पति रघुवीर जी से कही, तो जैसे रघुवीर जी के खुशी का ठिकाना ही ना रहा। अच्छा, इतने दिनों बाद, चलो याद तो किया उसने। क्या कह रहा था? ठीक तो है वहाँ? बेटे से बात कर बिमला जी की तो खुशी का ठिकाना ही ना था। बहू के डिलीवरी की तारीख नजदीक आ रही है ना, तो अपने घर बुला रहा था हम दोनों को। शादी को 6 साल हो गए हैं, और कितने सालों बाद अब जाकर हमारे बेटे के घर खुशियां आई हैं। लेकिन पिछली बातों को याद करके विमला जी उदास हो गईं। दरअसल 1.5 वर्ष पहले विमला जी और रघुवीर जी अपने बेटे बहू के घर कुछ दिन बिताने के लिए गए थे। उनकी बहू शिखा जान चुकी थी कि उसकी सास बिल्कुल सीधी सादी है, तो उसने इस बात का फायदा उठाना शुरू कर दिया और सारा काम किसी न किसी बहाने से अपनी सासू माँ पर ही डाल देती। यह देखकर रघुवीर जी को अच्छा नहीं लगा, तो वे बहू से बोले, तुम्हारी सासू माँ की उम्र हो गई है, थक जाती है, तो थोड़ा सा काम तुम भी कर दिया करो। इतना कहने की ही देर थी कि शिखा ने तो हंगामा कर दिया और खूब खड़ी खोटी सुनाई। बिमला जी और रघुवीर जी चुपचाप खड़े अपमान सहन करते रहे, और सुमित अपनी पत्नी के सामने कुछ बोल ही ना सका। बिमला जी और रघुवीर जी अपने सम्मान की रक्षा करते हुए अपने घर वापस आ गए थे। बिमला जी को यादों में खोए देख रघुवीर जी बोले, अरे विमला, किन बातों में खो गई तुम? छोड़ो पुरानी यादों को और जल्दी से सामान पैक करो। रघुवीर जी ने अपनी पत्नी विमला से कहा। ठीक है जी, मैं जरा गरिमा को बोलकर आती हूँ कि हम कुछ समय के लिए अपने बेटे के घर जा रहे हैं। दरअसल रघुवीर जी और विमला जी ने अपने घर का एक फ्लैट किराए पर दिया हुआ था, जहाँ गरिमा और संतोष अपने प्यारे से बेटे डुगू के साथ रहते थे। वे दोनों घर पर टिफिन सर्विस का काम करते थे। पास में ही गर्ल्स हॉस्टल था, तो उनका धंधा भी अच्छा चल रहा था। विमला जी और गरिमा एक दूसरे के साथ खासा लगाव हो गया था। बेटे डुगू को तो उसके सगी दादी से भी ज्यादा प्यार करती थी विमला जी। विमला जी ने गरिमा को आवाज लगाई, गरिमा बेटा, ओ गरिमा बेटा। जी आंटी जी। गरिमा रसोई से बाहर आई। गरिमा बेटा, एक खुशखबरी है, मैं जल्दी ही दादी बनने वाली हूँ। अरे वाह आंटी जी, यह तो बड़ी खुशी की बात है। खुशी में शामिल होते हुए गरिमा बोली, हाँ बेटा, हमारे बेटे ने हमें लंबे समय के लिए अपने घर रहने के लिए बुलाया है। 6-7 महीने से कम तो नहीं लगेगा। पूरी तैयारी करके आने को बोला है। अभी तो सारी पैकिंग पड़ी है। तुम अपने टिफिन का काम निपटाकर मेरी मदद करने आ जाना। बिमला जी बोली। तो इतने में संतोष की आवाज आई, गरिमा, टिफिन का काम मैं संभाल लूंगा, तुम जाओ आंटी की मदद करो। गरिमा ने आंटी जी की पैकिंग करने में मदद की और विमला जी के साथ मिलकर उनकी बहू के लिए गोंद के लड्डू भी बना दिए।
जाने से पहले रास्ते के लिए टिफिन भी पैक करके दे दिया। दोपहर की ट्रेन से दोनों अपने बेटे के घर जाने के लिए रवाना हो गए। उधर सुमित उन्हें स्टेशन से कार में बैठाकर जैसे ही घर पहुंचा तो बहू से मिलकर विमला जी और रघुवीर जी ने सारे मनमुटाव भूलकर उसे ढेरों आशीर्वाद दिए। विमला जी ने घर पहुंचते ही घर के सारे कामों की जिम्मेदारी ले ली। सारा घर जो काम वाली बाई की अनुपस्थिति में बिखरा हुआ था, विमला जी ने आते ही बड़ी ही कुशलता के साथ सुव्यवस्थित कर दिया। रोजाना अपनी बहू को पौष्टिक खाना बनाकर खिलाया करती। बहू की बातों में तो जैसे मिश्री सी घुल गई थी। सारा दिन मम्मी जी करके उनसे अपने सारे काम करवा लेती थी। नियत समय पर शिखा ने बच्चे को जन्म दिया। अब तो जैसे दादा दादी के पैर ही जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। अजी, ये तो बिल्कुल मुझ पर गया है, विमला जी पोते को देखते ही बोली। तो रघुवीर जी बोले, नहीं, मेरे पोते के तो नैन नक्श तो बिल्कुल मेरे जैसे हैं। अरे, इसने तो मुझे गीला कर दिया, रघुवीर जी बच्चे को विमला जी को देते हुए बोले। सभी लोग ठहाके लगाकर हंसने लगे। अस्पताल से आने के बाद विमला जी ने बहू की खूब सेवा की। पोते का ख्याल रखना, रसोई घर का काम और बहू के लिए अलग से खाना पकाना। विमला जी की उम्र हो चुकी थी, लेकिन फिर भी बहू को कोई तकलीफ ना हो यह सोचकर भी सारा दिन अपनी बहू और पोते की सेवा में हाजिर रहती। उनके घुटनों में भी दर्द रहता था। इसके बावजूद विमला जी सारा काम बड़ी कुशलता के साथ कर रही थी। रघुवीर जी घर के कामों में उनका हाथ बटा देते। देखते ही देखते 2 महीने बीत गए। बच्चे के लाड़ प्यार में विमला जी और रघुवीर जी का समय कैसे बीतता पता ही नहीं चलता। धीरे धीरे बच्चे को भी अपने दादा दादी के हाथों की पहचान हो गई। यह बात बहू शिखा को खटकने लगी। कुछ दिनों बाद शिखा की मेड भी अपने गांव से वापस लौट आई। विमला जी के मना करने पर भी उसने यह दलील देते हुए उसे काम पर बुला लिया कि मम्मी जी दिन भर काम करके और बच्चे को संभालकर थक जाती हैं। एक दिन जब विमला जी बच्चे को चम्मच से दूध पिला रही थी तो बच्चे ने थोड़ी खांसी करते हुए उल्टी कर दी। बस फिर क्या था, शिखा को तो जैसे बहाना मिल गया अपनी सास को खरी खोटी सुनाने को। शिखा और सुमित ने बच्चे की सारी जिम्मेदारी आया को दे दी, लेकिन विमला जी का तो पूरा मन बच्चे में ही अटका हुआ था। इसलिए ममता बस कभी कभी बच्चे को उठा लेती थी। एक दिन जब दोनों बेटा बहू बाहर गए हुए थे तो बच्चे को आया को देकर गए। बच्चा लगातार रोए जा रहा था। आया उसे चुप कराने की कोशिश करती, लेकिन बच्चे का रोना बंद नहीं हो रहा था। विमला जी का पोते का रोना देखा नहीं गया और आया के हाथ से पोते को ले लिया और उसकी नाभि पर हींग लगाने लगी। बच्चा चुप हो गया और दादी का स्पर्श पाकर सो गया। कुछ देर में जब बेटा बहू वापस आए तो आया ने उनके कान भर दिए। मैडम जी, जब मेरी जरूरत ही नहीं थी तो मुझे काम पर रखा ही क्यों? आपके सास ससुर तो बच्चे को छूने भी नहीं देते, मुझसे छीन लिया। अब मैं आपके घर काम नहीं करूंगी। पति पत्नी विमला जी पर ही बरस पड़े और आया की मान मनौती करने लगे। विमला जी और रघुवीर जी अपमान का घूंट पीकर रह गए। करते भी क्या, बच्चे के मुंह में बेटा बहू का घर भी तो छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। विमला जी कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगी। बहू तो पराए घर से आई थी, लेकिन बेटा तो अपना ही था। अब तो शर्म आती है मुझे उसे अपना बेटा कहते हुए। अब तो यह हाल हो गया था कि सारा दिन बैठकर बच्चे को आया संभालती और शिखा फोन पर लगी रहती और विमला जी पर रसोई घर के सारे काम की जिम्मेदारी पड़ गई। यहाँ तक कि आया का खाना भी विमला जी को बनाना पड़ता था और रघुवीर जी अपनी पत्नी की यह हालत देखकर मन ही मन दुखी रहते थे। एक दिन बहू शिखा ने सास से कहा, मम्मी जी, मेरी कुछ सहेलियां घर पर आ रही हैं, तो उनके लिए कुछ नाश्ता वगैरह का इंतजाम कर दीजिएगा और हाँ, चाय कॉफी भी बना दीजिएगा। शाम को जब बहू की सहेलियां घर आई तो पूरे आदर सम्मान के साथ विमला जी ने उन्हें बिठाया, अपने हाथों के बने लजीज नाश्ता बनाकर खिलाया, उनकी खूब आव भगत की और रसोई घर में जाकर बर्तन साफ करने लगी।
लेकिन अचानक उन्होंने जो सुना उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। बहू की सहेलियां उसे कह रही थी कि शिखा, तुझे काम वाली बाई तो बहुत अच्छी मिली है, इतना लजीज खाना बनाती है, कितनी पगार लेती है, हमारे लिए भी ऐसी काम वाली ढूंढ देना। ऐसा सुनकर शिखा हंस पड़ी, लेकिन उसे इतना भी ना कहा गया कि नौकरानी नहीं बल्कि उसकी सासू माँ है। थोड़ी देर बाद बिमला जी अपने हाथ धोकर अंदर आई और साथ बैठ गई। बहू की सहेलियां कुछ शक पका सी गई। बिमला जी बोली, आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि मैं कोई नौकरानी नहीं बल्कि आपकी सहेली की सासू माँ हूँ। आपकी सहेली ने आपको नहीं बताया तो सोचा मैं ही बता दूं। सारी सहेलियां चौंक गई और हैरानी से शिखा को देखने लगी। शिखा उस समय इसलिए चुप थी क्योंकि सहेलियों के सामने वो हंगामा करना नहीं चाहती थी। सहेलियों के जाने के बाद खूब हंगामा खड़ा कर दिया। बहू, माना कि नौकरानी रखना तुम्हारे लिए शानो शौकत की बात है, पर अपनी सास को नौकरानी बता देना यह कहाँ की शानो शौकत है। बस इतना ही सुनना था कि सुमित ने भी उल्टा अपनी माँ को ही बात का पतंगर बनाने के लिए गुस्सा होने लगा। बिमला जी और रघुवीर जी अचंभित हुए जब उनका अपना बेटा ही अपनी माँ के पक्ष को ना समझ पाया तो बहू से क्या शिकायत। और रघुवीर जी जो आज तक सब कुछ देखते हुए भी धीरज बनाकर रखे हुए थे, लेकिन आज वो अपना धैर्य खो बैठे थे। बेटा, तुझे यह छोटी सी बात लगती है। तुझे तेरी माँ को नौकरानी कहकर संबोधित किया गया और तुझे यह छोटी सी बात लगती है। माफ करना बेटा, आज तक मैं सब कुछ चुपचाप सह रहा था, लेकिन अब नहीं। अब हमारा धैर्य जवाब दे चुका है। अब हम दोनों इस घर में एक पल के लिए भी नहीं रुकेंगे। इतना कहते हुए रघुवीर जी अपना और अपनी पत्नी का सामान पैक करने लगे। अपने पोते को अपने गोद में लेना चाहते थे, उसे आशीर्वाद देना चाहते थे, लेकिन यह सोचकर कि कहीं उनका निर्णय बच्चे के मुंह में बदल न जाए, वे दूर से ही आशीर्वाद देते हुए चले गए। विमला जी सोच रही थी, जिस बहू की जी जान से इतनी सेवा की, उस बहू ने उसका यह इनाम दिया। उनके अपने बेटे ने भी उन्हें जाने से नहीं रोका। विमला जी और रघुवीर जी पहली ट्रेन पकड़ ली। ट्रेन में बैठे दोनों को एक ही बात विचलित किए जा रही थी कि उम्र के इस पड़ाव पर माता पिता को अपने बच्चों की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। अब वे उम्र के इस पड़ाव पर अपना जीवन निर्वाह कैसे करेंगे। घर के किराए के अलावा और कोई भी साधन तो था नहीं दोनों के पास। अपनी सारी जमा पूंजी भी उन्होंने अपने बेटे की पढ़ाई और उसके जरूरत के समय दे चुके थे। रघुवीर जी को यह सब बातें दिल ही दिल में खाई जा रही थी। घर पहुंचे और डोरबेल बजाई तो गरिमा और संतोष के बाहर आने से पहले ही डुग्गू दादा दादी आ गए कहता हुआ गले से लग गया। गरिमा को उनके चेहरे की चिंता की लकीरें दिखाई दे गई थी। अंकल आंटी जी, आप तो 6-7 महीने का कर गए थे, फिर इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए। इतना कहते हुए उनका सारा सामान उनके हाथों से ले लिया और कहने लगी, अंकल आंटी आप दोनों फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। विमला जी अपने कमरे में आकर एक जगह बैठ गई, लेकिन रघुवीर जी को रह रह कर पिछली सारी बातें याद आ रही थी। उन्होंने जैसे ही अपने कमरे में कदम रखा, उनके दिल में दर्द शुरू हो गया। इससे पहले कि विमला जी उन्हें संभालती और कुछ समझ पाती, रघुवीर जी लड़खड़ाते हुए गिर पड़े। विमला जी की आवाज सुनकर संतोष और गरिमा आए, लेकिन तब तक मौत ने उन्हें अपने आगोश में ले लिया था। विमला जी पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। संतोष और गरिमा ने उन्हें जैसे तैसे संभाला और उनके बेटे बहू को खबर की तो दोनों मात्र अंतिम संस्कार की औपचारिकता निभाई और चले गए। उनसे यह तक नहीं हुआ कि अपनी माँ के पास 2 पल बैठकर उनका दर्द बांटे। विमला जी के किराएदार ही थे जो उनका हर पल साथ दिया। धीरे धीरे विमला जी अपने दुख से बाहर आने लगी, अपने हालातों से समझौता करने लगी। एक दिन गरिमा और संतोष का बेटा डुग्गू बीमार पड़ गया।
तो डुग्गू को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। तो गरिमा और संतोष की अनुपस्थिति में विमला जी ने उनके टिफिन का सारा काम बड़ी ही कुशलता के साथ संभाल लिया। सभी ग्राहकों को विमला जी का बनाया हुआ खाना बहुत पसंद आया। हॉस्टल की लड़कियां तो उनके खाने की दीवानी ही हो गई। फिर कुछ दिनों के बाद विमला जी को पता चला कि संतोष और गरिमा ने मकान खरीद लिया है। दरअसल वे दोनों 2.5 महीने पहले ही मकान का गृह प्रवेश करने वाले थे, मगर रघुवीर जी के एकाएक चले जाने के कारण उन्होंने अपना गृह प्रवेश टाल दिया था, क्योंकि वो विमला जी को अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। जब यह बात विमला जी को पता चली तो वो भाव विभोर हो गई और संतोष और गरिमा को खूब बधाई दी और उनको आश्वासन दिया कि वह खुद अपना ख्याल रख लेंगी। और फिर विमला जी ने उन दोनों को भारी मन से विदा किया। उनके जाने के बाद तो विमला जी बिल्कुल ही अकेली हो गई और जो एकमात्र आय जो किराए से होती थी वो भी अब बंद हो चुकी थी। विमला जी का दिल यह सोच सोच कर बैठा जा रहा था कि इस उम्र में वे अपना गुजारा कैसे करेंगी। जितनी भी जमा पूंजी थी वह सब तो उन्होंने अपने बेटे पर खर्च कर चुकी थी। यह सब सोचकर उनकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। तभी अचानक डोरबेल बजी। बाहर देखा तो हॉस्टल की कुछ लड़कियां टिफिन सर्विस शुरू करने के लिए विमला जी से कहने लगी, प्लीज आंटी जी मना मत कीजिएगा, आपके हाथों का खाना बहुत ही स्वादिष्ट और लजीज है। विमला जी उनकी बातों को सुन अंदर कमरे में रघुवीर जी की तस्वीर के सामने खड़ी हो कहने लगी, अब इस उम्र में आपके बिना एक नया काम कैसे शुरू करूं। मगर तभी उनका मन एक नए आत्मविश्वास के साथ भर गया और उन्होंने अपने जीवन को एक नई दिशा देने की सोची। गरिमा और संतोष जिनका घर थोड़े ही दूरी पर था, उनको फोन कर विमला जी ने आने के लिए कहा। विमला जी ने टिफिन सर्विस शुरू करने के लिए उनसे मदद मांगी। दोनों आंटी जी के फैसले से बहुत खुश हुए और दोनों के मदद से 4 दिनों के अंदर ही विमला जी ने टिफिन सर्विस शुरू कर लिया। उन्होंने 2 लड़कियों को भी अपनी मदद करने के लिए रख लिया। कुछ ही समय में उनका बिजनेस काफी अच्छा चलने लगा। कुछ हॉस्टल की लड़कियों को विमला जी से खासा लगाव हो गया और वे उन्हीं के घर किराए पर रहने लगी। इससे विमला जी का अकेलापन भी दूर हो गया। विमला जी के खाने की प्रशंसा करते हुए कुछ लड़कियों ने उनका एक वीडियो बना दिया और सोशल मीडिया पर डाल दिया। देखते ही देखते वह वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई। अब तो दूर दूर तक विमला जी के खाने की तारीफ होने लगी। उनका काम बहुत तेजी से बढ़ गया। जब वो वीडियो उनकी बहू शिखा ने देखी तो उसके होश उड़ गए। उसे तो जैसे सांप सूंघ गया हो। उसने यह वीडियो सुमित को दिखाया और कहने लगी, मम्मी जी तो आपसे कहीं ज्यादा कमाने लगी हैं। आपकी सैलरी से तो कहीं ज्यादा। आपकी सैलरी से तो घर चलाना भी बहुत मुश्किल होता है। क्यों ना अब हम मम्मी जी के पास ही जाकर रहें। इससे उनका अकेलापन भी दूर हो जाएगा और हमें कुछ मदद भी मिल जाएगी। सुमित अपनी पत्नी शिखा की बात सुन चौंक गया। फिर उसके बात मान अगली ही सुबह सुमित शिखा अपने बच्चे को ले अपनी माँ के यहाँ जाने के लिए निकल गए। अपनी माँ के घर के पास पहुंचा तो वहां का नजारा ही कुछ और था। घर के आगे मीडिया कर्मियों का जमावड़ा सा लगा था। सभी विमला जी का इंटरव्यू लेने में लगे हुए थे। तो दोनों पति पत्नी थोड़ी दूर पर खड़े थे। थोड़ी देर बाद विमला जी की नजर उन पर पड़ी, लेकिन उन्हें नजरअंदाज कर वे अपने कामों में लगी रहीं। जब भीड़ थोड़ी कम हुई तो दोनों बेटा बहू उनके पास गए और उनसे अपने किए के लिए उनका पैर पकड़कर माफी मांगने लगे और अब से हम आपके साथ ही रहना चाहते हैं। इस पर विमला जी ने कहा, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ। अब मैं अपने जीवन में खुश हूँ। अब यह लोग ही मेरा परिवार है। स्वार्थी रिश्तों के लिए अब मेरे जीवन में कोई भी जगह नहीं है। बेटा, मैं तुम्हारी कोई नौकरानी नहीं। मेरा भी आत्मसम्मान है और मैं अब अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं कर सकती। तो शिखा ने कहा, तो क्या मम्मी जी
अब हम आपके परिवार नहीं हैं? क्या हमारा कोई हक नहीं है इस घर पर? बहू, तुमने तो अपना हक उसी दिन खत्म कर लिया था जिस दिन मैं और सुमित के बाबूजी बेइज्जत होकर तुम्हारे घर से निकले थे। खैर, तुम सभी दूर से आए हो, भूखे होगे तो खाना खाकर जाना और रास्ते के लिए भी टिफिन ले जाना। अपने पोते के सिर पर प्यार भरा आशीर्वाद देते हुए बिमला जी कमरे के अंदर चली गई। आज उनके चेहरे पर संतुष्टि और आत्मविश्वास के भाव थे और सुमित और शिखा एक दूसरे का चेहरा हैरानी से देखते रह गए। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर बताएं और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।